एपिसोड शुरू करने से पहले अगर आप लायन किंग के बारे में नहीं जानते हो और आप सोच रहे हो क्या ये आपको देखनी चाहिए या नहीं, तो इसके लिए मैं आपको कोई इसका रिव्यू नहीं देने वाला। बस मैं इतना बता देता हूँ कि अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज पसंद है जिसमें काफ़ी बैडएस और ओवर स्मार्ट कैरेक्टर्स होते हैं, और अगर आपको लाइट यागामी, कियोटाका अयाना कोजी और काटागिरी विची जैसे कैरेक्टर्स पसंद है, तो ये सीरीज़ आपको बहुत पसंद आने वाली है। क्योंकि इसका जो मेन लीड है वो बिल्कुल इन्हीं के जैसा है, और कह सकते हैं शायद इनसे भी बेटर। तो शायद मैंने इस सेंटेंस में ही आपको बता दिया कि आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए या नहीं। तो चलो अब एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि हमारी मेन कैरेक्टर होने वाली है, जिसका नाम होता है नाओ कानज़ाकी। वो इतनी भोली होती है और कह सकते हैं कि वो फूलिशली ऑनेस्ट होती है, जिसको अगर सड़क पे 100 एन भी मिल जाते हैं तो वो उन्हें पुलिस स्टेशन में देकर आती है। और वो ऐसा ही करती है जिस पर सारे पुलिस वाले भी उसे यही बोलते हैं कि वो काफ़ी फूलिशली ऑनेस्ट है, जिसका मतलब होता है मूर्खतापूर्ण ईमानदार। बट उस लड़की को भी पता था कि लोग उसे फूलिशली ऑनेस्ट बोलते हैं, बट इससे उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये नाम उसके पापा ने उसे दिया था, जिसका मतलब ही होता है ऑनेस्टी। बट आखिर किसको पता था कि इतने सारे लोगों में से इसी लड़की को इतने टेरिबल गेम में जाना पड़ेगा। फिर हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जिस दिन इसके घर पर एक पार्सल आया होता है, जो कि होता है एलजीटी ऑफिस की तरफ से, जिसमें लिखा रहता है, मिस नाओ कानज़ाकी, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम 1 लाख लोगों में से एक इंसान हो जो कि इस अमेजिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगी, जिसका नाम है लायर गेम। जिस पर वो काफ़ी शॉक हो जाती है और वो सोचती है कि उसे इतना खतरनाक पार्सल खोलना चाहिए या नहीं। बट एट लास्ट वो पार्सल को खोल लेती है, और जिसके बाद वो काफ़ी बड़े शॉक में चली जाती है, बिकॉज उसमें होते हैं पूरे 100 मिलियन येन, और उसके अंदर एक कार्ड होता है जिस पर लिखा होता है, लायर गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और क्योंकि तुमने ये सील खोल दी है तो तुम अब अपनी एंट्री विड्रॉ नहीं कर सकती, और फर्स्ट राउंड ऑफ लायर गेम के लिए ये 100 मिलियन तुम्हारे हुए, तो इनका ठीक से ख्याल रखना। जिसके बाद वो सोचती है ये किसी तरीके का प्रैंक है, बट जब वो मनी चेक करती है तो वो एकदम रियल होती है। जिसके बाद वो उस गेम के रूल्स पढ़ती है। इस गेम में अपोनेंट्स को सिर्फ एक दूसरे की मनी के लिए कम्पीट करना है। तुम इसमें कोई भी तरीका यूज कर सकते हो जिससे कि तुम अपने अपोनेंट की मनी को स्टील कर सको, और इस गेम के दौरान अगर तुम अपने अपोनेंट की मनी चुरा भी लेते हो तो तुम पर कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं लगेगा। ये गेम 1-on-1 खेला जाएगा और तुम्हारा अपोनेंट जल्दी ही चूज कर दिया जाएगा, और उसके बाद तुम्हारे पास पूरे 30 दिन होंगे, जिसके बाद जिस पर भी सबसे ज़्यादा मनी पाई जाएगी वो इस गेम का विनर होगा। और जब ये टाइम खत्म होगा तो हमारा ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव तुम्हारे यहाँ पर आएगा मनी कलेक्ट करने, और अगर तुम्हारे पास उस टाइम पर तुम्हारे अपोनेंट की भी मनी होगी तो तुम ये 100 मिलियन येन अपने पास रख सकते हो एज अ विनिंग प्राइज। और दूसरी बात, अगर तुम ऐसा करने में नाकामयाब रहते हो तो बेशक तुम डेप्ट में भी चले जाओ, हम तुमसे वो मनी रीइंबर्स करा ही लेंगे तुम्हारे हारने की वजह से। जिस पर वो थोड़ा डर जाती है और सोचती है अगर ये पैसे मेरा अपोनेंट छीन लेता है तो मैं 100 मिलियन येन डेप्ट में चली जाऊंगी। जिसके बाद वो काफी सोचती है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। फिर वो डिसाइड करती है कि कल स्कूल में जाकर मैं अपने दोस्तों की मदद लूंगी। बट जब वो स्कूल जाती है तो उसे ऐसा कोई भी दोस्त नहीं मिलता जिससे वो ये बात शेयर कर पाए, और ये बात वो अपनी फैमिली से भी इसलिए शेयर नहीं कर सकती क्योंकि वो एक सिंगल चाइल्ड है, उसके पास कोई सिबलिंग नहीं है, और उसकी मॉम जब वो 1 साल की थी तब गुजर गई थी। उसके फैमिली में सिर्फ उसके पापा ही हैं जो कि टर्मिनल कैंसर के लास्ट स्टेज पर है, और जिस वजह से वो उनसे ये बात शेयर नहीं कर सकती क्योंकि उनकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1 साल की बची है, और कह सकते हैं शायद उससे भी कम। इस वजह से वो अपने पापा को कोई भी परेशानी नहीं देना चाहती। फिर इसके बाद वो अपने पुराने स्कूल के दोस्तों से भी बात करने की कोशिश करती है, बट उनका रिप्लाई वही आता है जो कि ज़्यादातर दोस्तों का आता है, क्योंकि अब तुम काफ़ी अमीर हो चुकी हो तो अगली बार जब हम मिले तो हमें बड़ी पार्टी देना। और तब उसको ये एहसास होता है कि रियल में वो कितनी लोनली है, उसके पास एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिस पर वो रिलाई कर सके। फिर उसके बाद वो लॉ फर्म में जाने की डिसाइड करती है, जहाँ पर वो लॉयर बताता है कि इस चीज़ में मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुमने अभी तक कोई भी लॉस सफ़र नहीं किया है। और फिर वो उसे सीधे सीधे समझाता है, तुम्हारे मुताबिक तुम्हें किसी अननोन पर्सन ने 100 मिलियन येन भेजे हैं जिनकी तुम्हें सिर्फ देखभाल करनी है, और इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने अभी तक कुछ भी खोया है, तो इस वजह से हम इस पर कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते। जिस पर वो उससे बोलती है, मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इतनी लार्ज अमाउंट की देखभाल कर पाऊँ। जिस पर वो उससे बोलता है, तो तुम इसे पुलिस को क्यों नहीं दे आती। जिस पर वो भी सोचती है, इतनी सी बात मैंने क्यों नहीं सोची। बट वो लॉयर कंटिन्यू करके बोलता है, नहीं नहीं वेट,
शायद यही वो सेंडर एम कर रहा था। वो चाहते हैं कि तुम पुलिस के पास जाओ, क्योंकि अगर तुम ऐसा कर देती हो तो जब वो रिप्रेजेंटेटिव आएगा तुमसे वो मनी लेने, तब तुम उसे वो मनी नहीं दे पाओगी। क्योंकि अगर तुमने एक बार पुलिस में ये मनी जमा कर दी ये कहकर कि ये मेरी मनी नहीं है, ये मुझे कहीं मिली थी, तो फिर तुम उनसे वो वापस नहीं ले सकती, ये बोलकर कि अब उसका सेंडर मुझे मिल चुका है, क्योंकि पुलिस वाले सिर्फ रियल ओनर को ही वो मनी देंगे। और इस वजह से ये एक ट्रैप था। फिर वो लास्ट उसको यही समझाता है कि तुम अपनी मनी अपने पास रखो, जिससे तुम सेफ रहोगी। बट वो उसे दोबारा वही बोलती है कि मैं इसे अपने पास रखना ही नहीं चाहती, अब मैं इसके लिए किससे बात करूं। जिस पर वो लॉयर उससे बोलता है, जब बात कोई स्कैम्स की होती है तो एक स्कैम आर्टिस्ट तुम्हारी मदद कर सकता है। लेकिन इसी के बाद उसका टाइम अप हो जाता है और वो उससे बोलता है 1 घंटे की फीस 15,000 येन है, तो क्या तुम आगे कंटिन्यू रखना चाहती हो। लेकिन इसके बाद वो वापस घर आ जाती है। वो थोड़े दिनों तक काफी परेशान रहती है। उसने वो मनी अपने ड्रॉयर में रख दी थी और तब से वो कहीं पर भी गई नहीं थी। बट अचानक से एक दिन उसके पास LGT ऑफिस की तरफ से एक मेल आता है। उसमें लिखा रहता है कि तुम्हारा अपोनेंट मिल चुका है। वो जब उस इंसान की फोटो देखती है तो काफी खुश हो जाती है। उसका अपोनेंट उसके मिडिल स्कूल का सबसे फेवरेट टीचर था, मिस्टर फूजीसावा। वो सोचती है क्या ये बाई चांस हुआ है या फिर ये मेरा बहुत अच्छा लक है। फिर वो मिस्टर फूजीसावा से मिलने जाती है। वहाँ पर वो भी उससे बोलता है कि मैं भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी सिचुएशन में हूँ, बट हम कितने लकी हैं कि हम एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन अगर तुम ये सोच रही हो कि लायर गेम के ऑफिस वाले इस गेम के लिए लोगों को रैंडमली सिलेक्ट करेंगे तो तुम गलत हो। ये काफी खतरनाक स्कैम है। इसमें जो भी प्लेयर्स खेलते हैं वो दोनों के दोनों ही नहीं जीत सकते। जिस पर नाओ काफी ज्यादा शॉक होकर बोलती है, तो क्या हम दोनों हार जाएंगे। जिस पर फूजीसावा उसे अच्छी तरह से समझाता है, तुम ऐसे सोचो, अगर तुम्हारा अपोनेंट कोई डिफरेंट पर्सन होता जिसे तुम नहीं जानती और अगर तुम्हारे सोते वक्त तुम्हारी मनी चोरी हो जाती तो तुम यही मानती कि वो उसी इंसान ने चुराई है जो कि तुम्हारा अपोनेंट था। लेकिन रियलिटी में वो चोरी लायर गेम के ऑफिस वालों ने की होगी, क्योंकि इन दी एंड LGT ऑफिस वाले प्लेयर से कितनी भी पैसे चुरा सकते हैं, लेकिन प्लेयर्स को यही लगेगा कि उनके अपोनेंट ने वो मनी चुराई है और इस तरीके से वो दोनों ही एंड में हार जाएंगे। ये सोचते हुए कि सामने वाला जीत गया, क्योंकि एट लास्ट वो दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते और इस वजह से इस गेम का कोई भी विनर नहीं निकलेगा और वो दोनों लोग 100 मिलियन येन के डेब्ट में चले जाएंगे। ये इस तरीके का सिस्टम है जिसमें प्लेयर्स को हारना ही पड़ता है और कंपनी हमेशा प्रॉफिट में रहेगी विदाउट फेल। ऐसे सिमिलर स्कैम के बारे में मैंने अपने दोस्त से सुना था, इस वजह से मैं मेल को देखकर ही समझ गया था। लेकिन क्या तुम जानती हो इस कंपनी ने एक बड़ी मिस्टेक कर दी है। I mean, उन्होंने अपन दोनों जैसे लोगों को एक दूसरे का अपोनेंट बना दिया, जिस वजह से हम सबसे ज्यादा लकी हैं। तो क्योंकि अब तुम इस सिचुएशन को समझ गई हो तो जल्दी से तुम्हें कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तुम्हें उस कैश को कोई सेफ जगह पर रखना पड़ेगा। ये गेम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और तुम यहाँ पर हो, तो हो सकता है वो अभी तुम्हारे कैश की चोरी कर लें। तो तुम बताओ तुमने वो मनी कहाँ पर रखी है। जिस पर नाओ तुरंत बोलती है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैंने वो मनी अपने घर में एक ड्रॉअर में रखी है। फिर नाओ और फूजीसावा तुरंत उसके घर पर जाते हैं, बट वहाँ पर मनी सही सलामत रखी हुई थी। फिर फूजीसावा बोलता है, चलो सबसे पहले तो हम दोनों की ही मनी एक सेफ्टी डिपॉजिट में 30 दिन के लिए डिपॉजिट करा देते हैं, क्योंकि वही सबसे सेफेस्ट तरीका होगा। फिर वो उससे बोलता है, तुमने कभी सेफ्टी डिपॉजिट अकाउंट नहीं खुलाया है ना, तो तुम मुझ पर इसकी जिम्मेदारी छोड़ सकती हो और मैं तुम्हारी मनी की सेफ्टी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ। इसके बाद नाओ उसको वो मनी हैंडओवर कर देती है और फाइनली वो चैन की सांस लेती है। वो पूरे 1 दिन तक सोती है, लेकिन अगले ही दिन उस पर एक पोस्ट कार्ड आता है जो कि लायर गेम ऑफिस की तरफ से ही होता है और उस पर लिखा था फूजीसावा प्लस 100 मिलियन और नाओ कांजाकी माइनस 100 मिलियन। तुम करेंटली लूजिंग पोजीशन पर हो और तुम्हारे पास सिर्फ 27 दिन बचे हैं। जिसके बाद वो काफी डर जाती है और तुरंत फूजीसावा को फोन लगाती है, जिस पर फूजीसावा उससे बोलता है, लगता है उन लोगों को हमारे बारे में पता चल गया है कि हम साथ में काम कर रहे हैं और इस वजह से उनके लिए पैसों की चोरी करना इम्पॉसिबल हो गया है और इसी रीजन से उन्होंने वो पोस्ट कार्ड तुम्हें भेजा है ताकि हम एक दूसरे पर डाउट करना शुरू कर दें और अगर हम एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं करते तो हम एक स्ट्रेंजर ही होंगे। जिसकी बात समझते हुए नाओ उससे सॉरी बोलती है कि मैंने आप पर डाउट किया सर। फिर फूजीसावा बोलता है, अगर तुम्हें कोई और भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। जिसके बाद नाओ काफी दुखी होती है कि उसने अपने सर पर भरोसा नहीं किया और वो सोचती है कि अगले दिन वो उससे माफी मांगने जाएगी। और फिर जब वो फूजीसावा के घर जाती है वो उसका डोर नॉक करती है, बट अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता।
फिर उसे बगल से फुजीसावा की आवाज़ आती है जो कि किसी से कॉल पर लायर गेम की ही बात कर रहा होता है। वो सामने वाले से बोलता है, वो मेरी ही 5 साल पुरानी स्टूडेंट निकली और मैंने उसे शुरुआत से ही बहुत अच्छा पागल बनाया और उसको ये रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि मैंने उसके 100 मिलियन येन चुरा लिए। वो सच में बहुत बड़ी बेवकूफ़ लड़की है। और ये सुनने के बाद ही नाओ को काफ़ी बड़ा सदमा लगता है। फिर वो मेट्रो पकड़कर अपने घर जाती है, लेकिन घर पर दोबारा से उसे एक पोस्ट कार्ड मिलता है जिस पर लिखा रहता है, तुम अपने अपोनेंट फुजीसावा से कम्प्लीटली ट्रिक्ड हो चुकी हो और ये लायर गेम है जहाँ पर तुम्हें झूठ बोलना पड़ता है और तुम्हारे पास सिर्फ 26 दिन बचे हैं। और ये पढ़ने के बाद वो काफ़ी रोती है और सोचती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर उसे लॉयर की बात याद आती है। जब भी बात स्कैम्स की होती है तो स्कैम आर्टिस्ट सबसे बेस्ट पर्सन होता है जो कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। वो उस लॉयर को तुरंत फ़ोन लगाती है और उससे उस स्कैम आर्टिस्ट का फ़ोन नंबर मांगती है, जिस पर वो लॉयर काफ़ी शॉक होकर बोलता है, ये तुम क्या बैकी वैकी बातें कर रही हो? क्या तुम किसी को फ़ोन लगाकर ये बोलोगी क्या तुम स्कैम आर्टिस्ट बोल रहे हो? और वो सामने वाला भी ये बोलेगा कि हाँ मैं स्कैम आर्टिस्ट बोल रहा हूँ। फिर वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उससे बोलता है, तुम चिंता मत करो, अभी एक पुराना स्कैम आर्टिस्ट जिसको सब जीनियस स्विंडलर के नाम से जानते हैं, शिनिची आकियामा, जो कि 2 दिन बाद ही जेल से छूटने वाला है, क्या तुम उसे जानती हो? उसने MLM कॉर्पोरेशन को बैंकरप्ट कर दिया था। जिसके बाद नाओ उसको थैंक यू वेरी मच बोलकर फ़ोन काट देती है। फिर वो आकियामा के बारे में सारी डिटेल्स निकालती है और उससे अपनी मदद करवाने के लिए प्लान बनाती है। फिर सीन एक पुलिस स्टेशन की तरफ शिफ्ट होता है जहां बाहर मीडिया वाले खड़े थे और पुलिस वालों से पूछ रहे थे कि आकियामा कब रिलीज होगा। फिर वहां पर मीडिया वालों और पुलिस वालों के बीच थोड़ा सा डिस्प्यूट पैदा हो जाता है और आकियामा उन्हीं के बीच से वहां से फरार हो जाता है। फिर एक पुलिस वाला आकियामा से बोलता है, तुमने बड़ा ही अच्छा काम करा, तुम उन रिपोर्टर्स की नज़र में नहीं आए, अब तुम इस पतली गली के जरिए डायरेक्ट हाईवे पर निकल सकते हो और तुम यहाँ कभी वापस मत आना, सुना ना तुमने? बट वो सीधे वहां से चला जाता है बिना कुछ भी बोले। बट फॉर्चुनेटली वो जाकर नाव से ही टकराता है और नाव उसे तुरंत पहचान जाती है। वो चिल्लाती है, मिस्टर आकियामा, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे किसी अपने ने धोखा दिया है और उसकी वजह से मैंने पूरे 100 मिलियन येन खो दिए। बट आकियामा उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वो वहां से जाने लगता है। नाओ उससे बोलती है, प्लीज जाओ मत, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। इस पर वो उससे बोलता है, मुझे अपनी प्रॉब्लम बताने से कुछ भी नहीं होगा, तुम पुलिस स्टेशन जाओ या फिर किसी लॉयर की मदद लो, मैं कुछ नहीं कर सकता। इस बार नाओ उससे बोलती है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ कि तुमने एक बड़ी मल्टी ग्रुप कॉर्पोरेशन को ट्रिक करके बैंकरप्ट कर दिया और मुझे तुम्हारे जैसे जीनियस की ही जरूरत है जिससे मैं अपने 100 मिलियन येन वापस ले सकूं। जिस पर आकियामा थोड़े गुस्से में बोलता है, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? मैं एक क्रिमिनल हूँ जो कि आज ही जेल से छूटा है और तुम मुझसे एक और क्राइम कराने की बात बोल रही हो। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। वो काफी दूर तक चला जाता है लेकिन नाओ उसका पीछा कर रही होती है। वो उससे बोलती है, जब तक तुम मेरी स्टोरी नहीं सुनोगे मैं तुम्हारा पीछा करती रहूंगी। जिसके बाद आकियामा उसे ट्रिक करने की कोशिश करता है और बोलता है, चलो मैं तुम्हारी सारी बात सुनूंगा, बट पहले मुझे अपना सामान अपने घर पर रखकर आना पड़ेगा, तो तुम यहीं पर खड़ी रहो और एक भी इंच मत हिलना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और ये बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और नाव वहाँ पर ही खड़ी रहती है। लगभग 5 घंटे बीत जाते हैं। नाव सोचती है शायद वो आज प्रिजन से बाहर आया है तो घर पर आराम कर रहा होगा, वो बस थोड़ी ही और देर में आ जाएगा। बट पूरे 12 घंटे बीत जाते हैं। वो वहीं पर खड़ी होती है। जिस पर आकियामा सोचता है, क्या इसे अभी तक नहीं पता चला कि वो सब झूठ था? फिर पूरे 26 घंटे बीत जाते हैं। नाव वहीं पर ही खड़ी रहती है। बट तभी कुछ गुंडे आकर नाव को परेशान करने लगते हैं और वो चिल्लाती है, मिस्टर आकियामा प्लीज सेव मी। फिर तभी आकियामा वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है और वो उसे कुछ खाने को भी देता है। वो उसे डांटते हुए बोलता है, तुमने तब से अभी तक कुछ खाया भी नहीं। कोई भी 1-2 घंटे के बाद ही समझ जाता कि उससे सामने वाले ने झूठ बोला है। लेकिन नाव उससे बोलती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझसे क्या बोल रहे हो। जिस पर वो उससे बोलता है, क्योंकि तुम काफी ऑनेस्ट लड़की हो जिसको कोई भी आसानी से पागल बना सकता है। जिस पर नाव सोचती है, क्या ऑनेस्ट होना सच में इतनी बुरी बात है? फिर आकियामा एट लास्ट उसकी पूरी स्टोरी सुनता है। जिसके बाद वो नाव से पूछता है, तो इस लायर गेम के बारे में तुमने क्या सोचा? क्या तुम ये गेम जीतना चाहती हो या फिर छोड़ना चाहती हो? जिस पर नाव उससे बोलती है, मैं ये क्विट करना चाहती हूँ। अगर मैं अपना शेयर उन्हें वापस कर सकूँ तो ये काफी होगा मेरे लिए। फिर आकियामा उससे बोलता है, ठीक है, ये काफी सिंपल है, तुम ये सारी बात अपने टीचर को समझाना और उससे वो कैश वापस ले लेना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और जब एक बार ये सब खत्म हो जाए तो फिर तुम मेरा पीछा करना बंद कर देना। फिर वो लोग फुजीसावा के घर जाते हैं और नाओ उससे बोलती है, प्लीज सर, क्या आप मेरे 100 मिलियन येन वापस कर सकते हैं?
जिस पर फुजीसावा बोलता है तुम्हें अचानक क्या हो गया, वो पैसे अभी बैंक के सेफ्टी डिपॉजिट में है। जिस पर नाओ उससे बोलती है तो हमें उस बैंक का रास्ता बता दीजिए। जिस पर फुजीसावा बोलता है ये तो एक प्रॉब्लम है क्योंकि अभी 7 बजे से ज़्यादा टाइम हो गया है और हमारे यहाँ के बैंक मंडे टू फ्राइडे सिर्फ 9 to 5 ओपन होते हैं और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से तुम सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स सिर्फ एक बैंक अटेंडेंट के साथ ही एक्सेस कर सकती हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हो गया, लेकिन हमारे लिए अभी यही बेस्ट रहेगा कि हम उन पैसों को वहीं रहने दें गेम के एंड होने तक। बट इतने में ही नाओ बोलती है सर मैंने उस दिन आपकी सारी बातें सुन ली थी कि आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे, समथिंग अबाउट कि तुमने अपने स्टूडेंट को बेवकूफ़ बनाया और उससे 100 मिलियन येन ले लिए। बट फुजीसावा इस पर रिफ्यूज करते हुए बोलता है अच्छा ऐसा क्या, मुझे तो कुछ भी ऐसा याद नहीं आ रहा। बट तभी आकियामा उससे बोलता है तो चलो अब बिजनेस पर आते हैं, तुम इस बच्ची के 100 मिलियन येन लौटाओगे या नहीं। अगर तुमने कल तक इसके पैसे नहीं लौटाए तो हम तुम्हें पुलिस को हैंडओवर कर देंगे। जिस पर फुजीसावा तेजी से चिल्लाकर बोलता है अरे रोको रोको, तुम पुलिस को क्यों बुला रहे हो, ये तो सिर्फ एक गेम है ना, और रूल्स में ये लिखा है कि नो मैटर अगर वो पैसे लॉस्ट हो जाए या तुम्हारा अपोनेंट उसे ले ले वो क्राइम में कंसीडर नहीं किया जाएगा। और यहीं पर उसकी चोरी पकड़ी जाती है। आकियामा उससे बोलता है तो तुमने जस्ट अभी एडमिट किया कि ये सब एक गेम है और तुमने अभी तक जो भी किया वो इस बिलीव पर किया कि तुम इस गेम को खेल रहे हो, और दूसरे शब्दों में तुमने इस लड़की को सच में ट्रिक किया और उससे 100 मिलियन येन लिए। बट इसी के बाद वो फुजीसावा अपना रियल फेस उन लोगों को दिखाता है। वो उनसे हंसते हंसते बोलता है हाँ मैंने ऐसा किया, मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया, तो क्या तुम मुझे इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। I mean, ये तो एक गेम है ना, अगर मैंने इसके पैसे नहीं चुराए होते तो वो मेरे पैसे के पीछे आती। जिस पर नाओ उससे बोलती है मैं ऐसा कभी नहीं करती। बट फुजीसावा उन लोगों से बोलता है मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकती। फिर वो उन्हें अपनी बैक स्टोरी बताता है कि कैसे उसके साथियों ने जो कि उसके साथ ही काम करते थे उनके मैनेजर को उसके बारे में झूठी झूठी बातें बताकर उसे उसकी जॉब से फायर करा दिया था, और जिसकी वजह से उसे अपनी टीचिंग करियर को छोड़ना पड़ा। और इतना ही नहीं, उसकी वाइफ और उसके बच्चे उसे एक बर्डन की तरह ट्रीट करने लगे और एट लास्ट उसकी वाइफ ने उसे डिवोर्स ले लिया क्योंकि जिसका हस्बैंड कुछ कमाता नहीं हो उसके साथ रहने का कोई फायदा नहीं है। उसने मुझसे ऐसा बोला और ऐसे ही होते हैं सारे लोग, तुम सिर्फ अपने आप को उल्लू बना रहे हो और लोगों पर भरोसा करके। मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था बट सडनली ये लायर गेम अपीयर हुआ और इसी वजह से मैं बच पाया, और इसी की वजह से मुझे ये गेम किसी भी हाल में जीतना होगा, और बेशक अगर ये एक्सपेंसेस तुम्हारे हों तो भी। बट नाओ उससे बोलती है प्लीज़ हेल्प मी सर, मुझे पता है आपको भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी बट मेरे पास भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। मेरे पापा को टर्मिनल कैंसर है और मेरी इच्छा है कि उनके पास जितना भी टाइम बचा है मैं उनके साथ शांति से रह सकूं, लेकिन अगर मुझे 100 मिलियन येन का डेब्ट चुकाना पड़ा तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी। उसने बस इतना ही बोला था। इतने में ही फुजीसावा बोलता है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मैं तुम्हारे बाप को नहीं जानता और मुझे उसकी भी कोई परवाह नहीं है कि वो मरे या जिए। और उसका ये रूप देखने के बाद नाओ काफ़ी शॉक होती है। वो बोलती है मिस्टर फुजीसावा मुझे यकीन नहीं हो रहा आप कितने अच्छे टीचर हुआ करते थे। बट फुजीसावा उससे बोलता है मैं सिर्फ अपना पार्ट प्ले कर रहा हूँ और मैं हमेशा से ही ऐसा था, मैं अपने बारे में ही सबसे पहले सोचता हूँ। और अगर तुम ये सब समझ गई हो तो भागो यहाँ से। अगर तुम्हारे पास कंप्लीट करने का टाइम है तो तुम घर पर जाओ और ये सोचो कि वो 100 मिलियन येन का डेब्ट तुम कैसे चुकाओगी। आफ्टर ऑल तुम एक फीमेल कॉलेज स्टूडेंट हो और तुम अपनी बॉडी का यूज करके इतने पैसे तो मैनेज कर ही लोगी। और ये कहने के बाद वो जोरों से हंसने लगता है। फिर नाओ और आकियामा वापस घर के लिए निकल जाते हैं। नाओ पूरे रास्ते ट्रेन में रोती रहती है। वो बोलती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरे वही पुराने वाले टीचर हैं। सच में पैसा इंसान को बहुत बदल देता है। बट आकियामा उससे बोलता है रोना बंद करो, रोने से कुछ नहीं होने वाला, और वैसे भी अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि तुम पर वो डेब्ट आएगा या नहीं। जिस पर नाओ उससे बोलती है तुम मुझे झूठी तसल्ली देने की कोशिश मत करो, ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि कौन इस गेम को जीतेगा। वो मनी सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में परफेक्टली सिक्योर्ड है और नो मैटर व्हाट हम कुछ भी ट्राई करें हम उन्हें वापस नहीं ले सकते। जिस पर आकियामा उससे बोलता है तुम बिल्कुल गलत हो, तुम सिर्फ एक ही जगह पर राइट हो कि वो सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स काफी अच्छा डिफेंस है, लेकिन उस इंसान ने एक काफी बड़ी गलती की है। इस पर नाओ उससे बोलती है मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि तुम क्या बोल रहे हो।
फिर वो उसे समझाता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि कोई भी स्ट्रेंजर उस बॉक्स के कंटेंट को ले पाए, और जब भी वो बॉक्स ओपन होगा तब तुम्हारे साथ एक बैंक अटेंडेंट साथ जाएगा, जैसा कि उसने बोला था, क्योंकि उस सेफ्टी बॉक्स की सिक्योरिटी के लिए एक बैंक अटेंडेंट का तुम्हारे साथ जाना जरूरी है उसे ओपन करने के लिए। तो अगर मैं इन्हें दूसरे शब्दों में बोलूं तो उस बॉक्स को ओपन करना इम्पॉसिबल है जब तक कोई भी अटेंडेंट वहां पर ना हो। तो तुम मुझे बताओ इस गेम का लास्ट डे कब है? इस पर ना उसे बताती है तो 23 डेज बाद लास्ट डे होगा, जो कि होगा संडे को 14 जून। और ये देखने के बाद वो जोर से चिल्लाती है। फिर आकियामा बोलता है तो क्या तुम अब समझी, इस गेम का एंड संडे को होगा, और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज, वो उस दिन इस बॉक्स को ओपन नहीं कर पाएगा, और जिसका मतलब ये होता है कि उसे वो पैसे लेने के लिए फ्राइडे को 5 बजे से पहले आना पड़ेगा। जिसका मतलब ये है वो पैसे इस गेम के डेडलाइन से 2 दिन पहले उस बॉक्स से बाहर आ जाएंगे। तो अभी काफी जल्दबाजी होगी गिव अप करने के लिए। बट नाओ उससे बोलती है कि बेशक अगर वो पैसे बाहर आ जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो पैसे इजीली उससे ले पाएंगे। इस पर आकियामा बोलता है तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक परफेक्ट प्लान है उसके लिए। इस पर नाओ उससे बोलती है तो क्या सच में तुम मेरी मदद करोगे? जिसके बाद आकियामा उसे समझाता है मैं तुम्हारी मदद नहीं करता क्योंकि ये एक क्राइम होता, बट फुजीसावा ने खुद एडमिट किया है कि ये एक गेम है उसके लिए, और अगर तुम प्रिपेयर्ड हो तो इस गेम को जीतने के लिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिस पर नाओ उससे बोलती है हाँ मैं प्रिपेयर्ड हूँ। जिस पर आकियामा बोलता है तो फिर डील डन, बट मेरी प्राइस काफ़ी हाई होगी। तो अगर हम 100 मिलियन येन उससे ले लेंगे तो उसमें से 50 मिलियन येन मैं रखूँगा, तो क्या तुम्हें ये डील मंजूर है? जिसके बाद नाओ खुश होकर बोलती है हाँ इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। फिर एट लास्ट नाओ फुजीसावा के घर पर जाती है और उसे वॉर का डिक्लेरेशन देते हुए बोलती है अब मैं ये गेम रियल में खेलना चाहती हूँ, और अब मैं आपके पूरे 100 मिलियन येन लेने वाली हूँ। और यहीं पर हो जाता है इस एपिसोड का एंड। और जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में बोला था कि मैं इस सीरीज़ का कंटिन्यूएशन तभी करूँगा जब मुझे इस पर अच्छा रिस्पांस मिलेगा, तो प्लीज़ अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। मैंने अभी तक इसके कुछ ही चैप्टर्स पढ़े हैं, बट मैं ये बता सकता हूँ कि ये टोटली वर्थ रीडिंग और वर्थ वॉचिंग है, और मैं भी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहता हूँ अपने चैनल पर। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको इस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं। और नेक्स्ट वीडियो आएगी अपनी 25 तारीख को, जो कि होगी क्लासरूम ऑफ द एलीट की। उसमें मैं लाइट नोवेल की वॉल्यूम 8 स्टार्ट करूँगा। तो फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।